मैं डॉक्टर वसीम, मनोरोग विशेषज्ञ, जोधपुर में अपनी सेवाएं देता हूं। दोस्तों, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वह मानसिक रोग जो डिप्रेशन है उस पर बात करेंगे। उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि मेंटल हेल्थ जो है वह उतना ही ज़रूरी है जितना दूसरी फिज़िकल हेल्थ है, क्योंकि फिज़िकल हेल्थ में पेशेंट सफ़र करता है, मेंटल हेल्थ में पेशेंट्स, उसके रिलेटिव्स, उसकी सोसाइटी सफ़र करती है। तो मेंटल हेल्थ जो है उसमें जितने भी इलनेस जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनको समय रहते हुए पहचानना बहुत ही ज़रूरी है और इन बीमारियों के बारे में अवेयरनेस यानी जागरूकता होना बहुत ही ज़रूरी है। कई बार जो पेशेंट है वह समय रहते हुए जो क्वालिफाइड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनकी हेल्प नहीं ले पाते और गलत राह पे चले जाते हैं। फिर वो लास्ट में बहुत देर बाद क्वालिफाइड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल जो साइकेट्रिस्ट होते हैं उनके पास पहुंचते हैं। इसमें उनकी जो बीमारी होती है वह एक गंभीर रूप ले चुकी होती है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये अवेयरनेस जो है वह कैसे बढ़े। सबसे पहले तो हम सबको जो है ये होना चाहिए कि मेंटल हेल्थ जो रिलेटेड जो इश्यूज हैं, जैसे कोई भी बीमारी है वह उसकी वीकनेस की वजह से नहीं है, वह उसके टूटते हुए मनोबल की वजह से नहीं है, वह कोई ना कोई कारण की वजह से होती है जो ब्रेन के अंदर जो होता है अपने न्यूरोबायोलॉजिकल जो कॉजेज़ होते हैं, न्यूरोकेमिकल्स जो कॉजेज़ होते हैं और उनकी वजह से होती है। तो इन बीमारियों को हमें लेकर अवेयरनेस बढ़ानी होगी और जो साइकेट्रिक इलनेस से रिलेटेड जितना भी स्टिग्मा है उसे रिड्यूस करना होगा, क्योंकि जब मानसिक बीमारी अगर कम होगी तो हमारे इंडिविजुअल पर्सनल जो है वह ग्रोथ होगी, प्रोडक्टिव बढ़ेगी और अपने परिवार की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, अपनी सोसाइटी की बढ़ेगी, ओवरऑल जो होता है अपना भारतवर्ष है वो आगे बढ़ेगा। क्योंकि इसके अंदर जो फंक्शनल जो होता है, ऑक्यूपेशनल होता है, सोशल जो होता है, पेशेंट जो होता है उससे टूट जाता है, वो काम नहीं कर पाता जो एक आदमी काम कर पाता है। अब हम बात करेंगे नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे की, जो 2015 और 16 में हुआ था। पूरे भारतवर्ष में सभी स्टेट्स के अंदर एक बहुत बड़े लेवल पे हुआ था। उसका जो रिज़ल्ट आया था वह बहुत ही चौंकाने वाला रिज़ल्ट था। उसमें ये देखा गया कि हर 15% जो अपनी एक पॉपुलेशन है, एडल्ट पॉपुलेशन, उनको किसी ना किसी रूप की मानसिक बीमारी है और उनको साइकेट्रिक हेल्प लेने की ज़रूरत है। वही जो स्टडी थी नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे, उसमें यह भी देखा गया कि जो डिप्रेशन है जिसे अवसाद कहा जाता है, ये बीमारी हर 20 में से एक इससे ग्रसित है और उसको ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है। 20 में से एक मतलब कम से कम 4 से 5% जो प्रिविलेंस है इसका है, और मैं तो कहूँ ये 4 से 5% ना होकर उससे भी कहीं ज़्यादा है। अब हम देखते हैं कि आए दिन जो होते हैं सुसाइड होते हैं। जैसे पूरे अगर वर्ल्ड की बात करें तो कम से कम सुसाइड जो होते हैं वह 8 लाख होते हैं हर साल, और भारत में कम से कम 1,35,000 होते हैं। और ये सुसाइड के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वह है डिप्रेशन, अवसाद। लोग पहचान ही नहीं पाते कि मैं डिप्रेशन में हूँ या कोई अपने आसपास है वो डिप्रेशन में है। हमें इस तरह से जागरूक होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर कोई आपके आसपास व्यक्ति अपने आप पर दोष लगाए, अपने आप को समझ नहीं पाए, रोए और अपने आप का उसका कॉन्फिडेंस टूट जाए तो ये समझो, और वो उदास होने लग जाए तो ये समझो कि वो कोई ना कोई मानसिक बीमारी से ग्रसित है और उसे हमें लेकर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास चलना चाहिए। WHO जो है 2015 का जो डाटा है उसके अंदर डिप्रेशन ही एक ऐसी बीमारी है जिसका सिंगल कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल डिसेबिलिटी के अंदर कम से कम 17.5% जो है पीपल लाइव विथ डिसेबिलिटी इन ईयर। अब हम बात करेंगे
कि डिप्रेशन और सैडनेस में क्या डिफरेंस है। अपन क्या करते हैं, आम जो भाषा है उसमें अपन सार्केज्म में कसते हैं, किसी को बोल देते हैं अपन ये डिप्रेस्ड है, ये मैनिक है, ये साइको है। ऐसा नहीं होता। सैडनेस और डिप्रेशन में बहुत ही अंतर है। सैडनेस तो क्या होता है, जैसे आपने कोई स्टेप लेना था, वो आपके फेवर में स्टेप नहीं हुआ, या कोई ऐसी सिचुएशन जो आपके फेवर में नहीं हुई, तो उसका जो होता है बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस होता है, और उसका जो क्षणिक टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए जो होता है, वो अपने बिहेवियर के अंदर रूप में रिजल्ट आता है। जैसे वो सैड रहता है, डिस्फोरिक हो जाता है, उदास रहता है। लेकिन डिप्रेशन में ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिप्रेशन के अंदर अगर व्यक्ति बहुत लंबे समय तक परवेजिव रहेगा, है ना, डिप्रेस्ड बहुत लंबे समय तक रहेगा, उस बीमारी के कारण उसकी जो फंक्शनल, ऑक्यूपेशनल और सोशल जो है ना, वो हैम्पर्ड होगी, जो उसकी फंक्शनिंग है। ये है डिप्रेशन और सैडनेस के अंदर डिफरेंस। अब हम बात करते हैं कि डिप्रेशन को किस तरह से पहचाने। जो अदर डॉक्टर्स हैं, जो इसको किस तरह से पहचाने कि ये डिप्रेस्ड है। जो DSM-5 और ICD-10 जो है, उनके अलग अलग क्राइटेरियाज हैं, उनमें अपन को जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इसका एक रूप बताता हूँ। जैसे कि डिप्रेस्ड जो है, अगर कोई आदमी लंबे समय तक उदास रह रहा है और जो चीज़ें उसको पहले बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन वो चीज़ें उनको अब बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, तो वो डिप्रेस हो सकता है। अगर ये सिम्टम कम से कम उसके अंदर 14 डेज तक रहें, 14 दिन तक। इसके साथ साथ क्या है, उसके अंदर और क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। उसके अंदर उसकी जो एकाग्रता है, उसके अंदर जो होता है कमी आ सकती है। जैसे अपन कहते हैं, पेशेंट खुद कहता है आके कि मैं भूलने लगा हूँ, जबकि वो भूलता नहीं है। उसकी एकाग्रता की कमी की वजह से जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, वो पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि हम भूलने लग गए हैं। ऐसा नहीं होता, वो कंसंट्रेशन जो है वो नहीं जा पाती। दूसरा क्या होता है, उसकी जो एपेटाइट है, मतलब उसकी जो भूख है, वो बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। वजन बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। और जो उसकी नींद है, उसमें जो है बदलाव होंगे, है ना। उसकी नींद के अंदर बढ़ भी सकती है, हाइपरसोमनिया भी हो सकता है, इंसोमनिया भी हो सकता है। रातों को नींद जो होता है बीच बीच में खुलेगी उसकी नींद, हर नींद आने में भी दिक्कत, आने के बाद बार बार खुलेगी। और जो उसकी बॉडी के अंदर जो साइकोमोटर एक्टिविटीज़ होती है, उसके अंदर रिटार्डेशन भी हो सकता है, मतलब कमी भी आ सकती है और तेज़ी भी आ सकती है, जिसे एजिटेटेड डिप्रेशन में होता है। गुस्सा ज़्यादा आता है, हर छोटी छोटी चीज़ों को लेकर अपना एग्रेशन शो करता है। एनर्जी जो है उसके शरीर की जो होती है, हमेशा डिप्रेशन के अंदर कम सी रहेगी। तो उसको हमेशा ऐसा लगेगा थकावट सी, कि मेरे शरीर में ताकत सी नहीं है, मैं थक चुका हूँ, मैं कुछ कर नहीं पाता। और कई ऐसे सीवियर केसेस होते हैं जिनके अंदर पेशेंट जो है वह रिक्रिएशन बार बार रिपीटेटिव, उसके अंदर जो होता है सेल्फ हार्म की थॉट्स आती है, सुसाइड की थॉट्स आती है। अब जो क्वालिफाइड जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल है, वह उसके डिप्रेशन को जो होता है कैटेगराइज करते हैं कि ये माइल्ड कैटेगरी का है, कि मॉडरेट का है, कि सीवियर का है। और सीवियर का है तो उसके साथ क्या साइकोटिक फीचर एसोसिएट है कि नहीं है, क्या कोई सोमेटिक कंप्लेंस उसके साथ एसोसिएट है नहीं है। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जो डिप्रेशन में जो पेशेंट होता है, वो जगह जगह से, कभी मेरे को यहाँ से तकलीफ हो रही है, कभी सर दर्द कर रहा है, कभी मेरे को यहाँ से तकलीफ हो रही है, कभी मेरे को पेट की तकलीफ है, यानी गैस्ट्राइटिस हो रहा है बहुत ज़्यादा, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं। वो कई बार वो हेडेक के लिए न्यूरोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं। जबकि वो जो होता है एक्चुअली वो डिप्रेस रहने की वजह से उसके जो होता है बॉडी के अंदर चेंजेस होते हैं, कि हर छोटा सा जो होता है वो उससे सेंसिटिविटी उसकी बढ़ जाती है और वह टॉलरेट नहीं कर पाता चीज़ों को, तो उसके अंदर उस तरह के सिम्टम्स आने लग जाते हैं। अब डिप्रेशन जो होता है वह एंडोजिनस भी हो सकता है, एक्सोजिनस भी हो सकता है। एक्सोजिनस क्या होता है? एक्सोजिनस वही होता है जब ये देखा गया है कि 25% जो केसेस हैं उसके अंदर किसी ना किसी तरह का कोई स्ट्रेस, जो तनाव है, वो कारण बनता है। अब जब तक हम उस स्ट्रेस को फाइंड आउट नहीं कर ले, उसकी जो पूरा साइको सोशल जो फॉर्मूला है उस पर उसको अप्लाई नहीं करें, डायनामिक जो है अपन वो रूल आउट नहीं करें कि ये क्या कारण है इस बीमारी का, रूट कोज तक नहीं जाएं, तो आप
कितना ही लंबा ट्रीटमेंट दे दो उसको, उसके इम्प्रूवमेंट नहीं होने वाला, क्योंकि उसका जो कारण है वो परसिस्टेंट है, जो एक्सोजिनस है। उसको हमें फाइंड आउट करके उसको रेशनलाइज करना ही पड़ेगा, पेशेंट को समझाना पड़ेगा, उसकी फैमिली को साइको एजुकेट करना पड़ेगा, काउंसलिंग करनी पड़ेगी। यह है। दूसरा आता है एंडोजिनस। एंडोजिनस क्या होता है? इसमें कोई बाह्य कारण नहीं होता। हम कहते हैं इसका ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कोई सर इसके है ना डिप्रेशन वाली जो कारण बनते हैं, जैसे स्ट्रेस वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी ये डिप्रेस्ड हो गए। क्यों? कई बॉडी के अंदर जैसे हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, जैसे अपना थायराइड प्रॉब्लम्स हो गई, पैराथायराइड का प्रॉब्लम हो गया, एडिनल ग्लैंड्स का प्रॉब्लम हो गया। इस तरह कई कारण होते हैं जिसकी वजह से वो पेशेंट जो होता है उसका हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस जो होता है उसमें डिस्टर्बेंस आ सकता है। उसकी वजह से जो होता है वह बिहेवियरल सिम्टम्स के रूप में जो होता है दिखता है। अब हम जो बात करेंगे वो करेंगे कि क्या क्या कारण हो सकते हैं डिप्रेशन के, क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं डिप्रेशन के। डिप्रेशन जो होता है किसी के अंदर चाइल्डहुड के अंदर कोई ट्रॉमा हुआ या टीनेजर्स एज में ट्रॉमा हुआ, किसी की फैमिली हिस्ट्री है साइकेट्रिक इलनेस की, मतलब जेनेटिक कोज हो सकता है। कोई ऐसा है उसके साथ इंसिडेंस हुआ जो डिवास्टेटिंग इंसिडेंट्स है, वो कि उसे बियर नहीं कर सकता, सहन नहीं कर सकता, वो हो सकता है। कोई ऐसा बंदा या व्यक्ति हो सकता है जिसके अंदर सोशल सपोर्ट की लेक हो, सोशल सपोर्ट नहीं हो, फैमिली फ्रेंड्स वो नहीं हो उनके लिए। कई ऐसा होते हैं जो पहले से प्रीवियस कोई मेंटल इलनेस पहले से रही हो, उसकी प्रीमोर्बिड जो पर्सनालिटी है वो इस तरह की रही हो, ये कारण हो सकते हैं। कईयों में ऐसा देखा गया है कि वो बहुत लंबे समय से सब्सटेंस ले रहे हैं, जैसे एल्कोहल ले रहे हैं, कैनाबिस ले रहे हैं, ओपियम ले रहे हैं, उसकी वजह से भी जो होता है आफ्टर दैट एक लंबे समय लेने के बाद पेशेंट डिप्रेस हो जाता है। डिप्रेशन के जो कारण हैं वह कई मेडिसिन की वजह से भी हो सकता है। जैसे कोई पेशेंट लंबे समय तक किसी स्टेरॉइड थेरेपी पे है तो वह भी जो है डिप्रेशन में जा सकता है। या कोई पेशेंट जो होता है स्टेटिन ले रहा है बहुत लंबे समय से, उसमें भी डिप्रेशन हो सकता है। बीटा ब्लॉकर्स ले रहा है, प्रोपेनोल, उसमें भी डिप्रेशन के कारण हो सकते हैं। और कई हार्मोनल जो मेडिसिन है उनकी वजह से भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि डिप्रेशन को हमने समझा कि डिप्रेशन होता क्या है, डिप्रेशन के क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं, डिप्रेशन के क्या कारण होते हैं, ये समझा आपने। हम बात करेंगे एक मॉडल है जो एरोन बेक ने दिया था, जो कॉग्निटिव जो मॉडल है उसको भी इसमें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक सीबीटी जो होती है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, वो बहुत इम्पोर्टेंट है इसके ट्रीटमेंट के अंदर। होता क्या है, जैसे कोई भी अपने लिए एरोन बेक की जो कॉग्निटिव थ्योरी है उसके अनुसार कोई भी अगर अपने आप को वन सेल्फ अपने नेगेटिव ले ले, होपलेस हो जाए, वर्थलेस हो जाए, हेल्पलेस हो जाए, तो डिप्रेशन हो सकता है। इसमें क्या होता है, एक ट्रायड होता है। ट्रायड के अंदर जो होता है, जो व्यक्ति जो सफर होता है उसके अंदर जो होता है नेगेटिव व्यू होता है खुद के लिए, अपने इन्वायरमेंट या वर्ल्ड के लिए और अपने फ्यूचर के लिए। तो इन सभी के अंदर क्या होता है, वो खुद के लिए तो होपलेस रहेगा, अपने इन्वायरमेंट और अपने वर्ल्ड के लिए जो आसपास है उसके लिए जो होता है हेल्पलेस और वर्थलेस। ये जो एक ट्रायड है बनता है, इसकी वजह से होता है। अब हम बात करेंगे, जैसे हमने कहा कि डिप्रेशन को हमने समझा, डिप्रेशन कैसे होता है, क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं, क्या क्या कोज होते हैं और क्या इसकी पैथोफिजियोलॉजी होती है, ये हमने बात की। अब हम एक बात कर सकते हैं न्यूरो केमिकल्स जो होते हैं उसके ऊपर। जो डिप्रेशन के अंदर ये देखा गया है कि हम बात करते हैं सीरोटोनिन, डोपामिन, नॉन एपिनेफ्रिन। सीरोटोनिन जो है वह एक बायोजेनिक एमाइन है। इसका जो होता है फॉर्मेशन ट्रिप्टोफैन से होता है। जो डिप्रेस्ड पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट्स होता है उसके अंदर जो होता है सीरोटोनिन का जो होता है लेक होता है। और जो कई ऐसी स्टडी है जो ऑटोप्सी स्टडी होती है जिसके अंदर अपन आफ्टर जो होता है सुसाइडल पेशेंट के अंदर उनके सीएसएफ में देखते हैं, तो जो सीरोटोनिन पाथवे जो होता है उसका एक प्रोडक्ट होता है, बाय प्रोडक्ट है जिसे बोलते हैं 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड, उसका भी जो होता है बहुत कम लेवल होता है। दूसरा आ गया नॉन एपिनेफ्रिन।
नॉन एपिनेफ्रिन जो है ये भी डिप्रेस पेशेंट के अंदर इसका जो होता है 3-मिथाइल-4 हाइड्रोक्सी फिनाइल ग्लाइकोल जो होता है, जो बाय प्रोडक्ट होता है, वह उसका लेवल जो होता है यूरिन में, ब्लड के अंदर, CSF के अंदर कम होगा। जो बात करें हम अगर डोपामिन की, डोपामिन जो है, डोपामिन के अंदर जो मीजोलिम्बिक पाथवे होता है, डिप्रेस्ड पेशेंट के अंदर जो मीजोलिम्बिक पाथवे होता है वह डिसफंक्शनल रहता है। उसके अंदर जो प्रॉपर जो होता है डोपामिन नहीं वर्क करता, और या उसकी कमी हो सकती है। दूसरा जो होता है रिसेप्टर पे जो एक्ट करता है वह रिसेप्टर पर प्रॉपर एक्ट नहीं कर पाता, या रिसेप्टर की भी हाइपोसेंसिटिव हो जाती है D1 रिसेप्टर्स की। तो कई न्यूरोलॉजिकल कॉजेज हैं, न्यूरोबायोलॉजिकल कॉजेज है जो इसके जो न्यूरोकेमिकल्स जो होते हैं, ये डोपामिन, सीरोटोनिन, नॉन एपिनेफ्रिन, ये आफ्टर ट्रीटमेंट जो होता है इनका लेवल जो होता है मेडिसिन से ब्रेन के अंदर नॉर्मल होता है। फिर उसके अंदर उसका मूड सही रहने लगता है, वो फंक्शनिंग में लग जाता है, वापस एक नॉर्मल मेन स्ट्रीम में जो होता है वो आ जाता है। अब हम बात करेंगे कि पेशेंट जो है डिप्रेशन का है, अब उसके लिए क्या ट्रीटमेंट रहे। तो एक ये गलत धारणाएं हैं कि डिप्रेशन की दवाइयाँ जो है, ओवरऑल जो साइकेट्री के अंदर जो इलनेस है उनकी नींद की दवाइयाँ होती है, उनको जो होता है लंबे समय तक दवाइयाँ चलती रहती है। ये बिल्कुल गलत है। मेरे को बहुत लंबा समय हो गया इस फील्ड के अंदर ट्रीटमेंट पेशेंट का करते हुए। कभी मैंने किसी पेशेंट को इतना लंबा, अगर पेशेंट का सपोर्ट, उसका फंक्शनिंग, उसका फैमिली सपोर्ट, उसकी प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी, सब्सटेंस नहीं ले और कोपिंग स्किल अच्छी रहे तो ज़्यादा लंबे समय तक ट्रीटमेंट नहीं चलता। अगर अपन यूनिपोलर डिप्रेशन की बात करें, जैसे बोलते हैं जो मेजर डिप्रेशन जो होता है, एक दूसरे डिप्रेशन भी होते हैं जिसे बाइपोलर का डिप्रेशन होता है, और जो डिप्रेशन होता है अपन जो रिकरेंट डिप्रेशन होता है, और कई ऐसी साइकेट्रिक इलनेस होती है साइकोटिक, लाइक सिजोफ्रेनिया के बाद भी डिप्रेशन हो सकता है उनकी डिप्रेशन में। और जो प्योरली डिप्रेशन है ये जो यूनिपोलर, उसमें डिफरेंस होता है। डिप्रेशन का जो एपिसोड है वह 7 to 9 मंथ रहता है, जो गाइडलाइंस है, मोज़ले गाइडलाइंस, उसके अकॉर्डिंग। तो हमें एक, अगर हम ट्रीटमेंट दें पेशेंट को तो वह समय से, जैसे 7 to 9 मंथ वो पीरियड नहीं चलकर वो पेशेंट जल्दी ही नॉर्मल हो जाता है, और अपने जो होता है वो अपनी जो दैनिक जीवन की जो क्रियाएं हैं, अपने लिए जो होता है उसकी जो होती है इकोनॉमी के लिए जो कुछ करना होता है वो उससे में लग जाता है। अब हम ये कैसे डिसाइड करें कि किस पेशेंट को क्या देना है। ये हमेशा जो एक्सपर्ट जो होते हैं मेंटल हेल्थ के, क्वालिफाइड जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं, साइकेट्रिस्ट, वो डिसाइड करते हैं, क्योंकि हर पेशेंट की जो होती है फिनोमेनोलॉजी जो होती है डिफरेंस होती है। किसी में किसी तरीके के सिम्टम्स आते हैं, किसी पेशेंट में किसी तरीके के आते हैं। जैसे अगर बच्चों के अंदर डिप्रेशन हो रहा है तो उसमें एटिपिकल टाइप का डिप्रेशन होगा, अलग तरह के सिम्टम्स आएंगे। पोस्टपार्टम या इंट्रापार्टम का जो डिप्रेशन होगा उसका, या पेरीपार्टम का अलग तरह के सिम्टम्स आएंगे। मेलनकोलिया का जो डिप्रेशन होगा उसके अलग तरह के सिम्टम्स आएंगे। एंशियस अगर एसोसिएट है उसके अलग तरह के सिम्टम्स आएंगे। पोस्ट मेनोपॉजल में अगर डिप्रेशन एंजाइटी हो रही है तो उसके अलग तरह के सिम्टम्स आएंगे। तो पेशेंट को प्रॉपर इवैल्यूएट, प्रॉपर हिस्ट्री, डॉक्टर्स का एम्पैथेटिक एटीट्यूड, और पेशेंट को एटलीस्ट कम से कम 15 से 20 मिनट देने पर ही पता चलेगा कि पेशेंट को किस दवा की रिक्वायरमेंट है। अब हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि फार्माकोलॉजिकल है कि इसको नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दें। तो मैंने अपनी जो मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस ये है कि मैंने ये देखा है कि आपको बिट ऑफ ए काउंसलिंग करनी ही पड़ेगी पेशेंट की। उसको जो है उसकी सीबीटी थोड़ा बहुत आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा। उसकी जो कॉग्निटिव थॉट में जो एरर है उसको रेशनलाइज करना ही पड़ेगा, मॉडिफाई करना ही पड़ेगा आपको। साथ में आपको जो ट्रीटमेंट है उसको आपको डिसाइड करना पड़ेगा। लो डोज से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे देखेंगे पेशेंट कहाँ पे सेट होता है, पेशेंट कहाँ से जो होता है क्लिनिकली अच्छा महसूस करने लगता है।
तो एक लंबा प्रोसीजर होता है। पेशेंट का और डॉक्टर का रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर का एटीट्यूड जो पेशेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब जो पेशेंट जो है, मेंटल हेल्थ जो इश्यूज है, पेशेंट अपने आप को हारा हुआ महसूस करता है, सोसाइटी उसको समझ नहीं पा रही। तो केवल केवल एक साइकेट्रिस्ट ही वो है जो उसको जो होता है एक भावनात्मक अटैचमेंट देता है, उसको समझ पाता है, उसकी हेल्प कर सकता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सबको एक साथ प्रयास करने चाहिए। इन बीमारियों को लेके जो अवेयरनेस की जो कमी है, उस कमी को दूर करना चाहिए, जागरूकता फैलानी चाहिए। हमें इन बीमारियों को, दूसरी जो बीमारी है जो फिजिकल इलनेस होती है जैसे, उसी की तरह ही हमें समझना चाहिए और हमें अवेयरनेस के साथ साथ एक्सेप्टेंस की भावना भी लानी पड़ेगी और उसे अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। साथ के साथ आजकल जैसे है, जैसे कोई किसी के पास जाता है दिखाने के लिए साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स के लिए, तो लोग इससे आज का टाइम तो पहले से बहुत चेंज हो गया है। आजकल तो इनिशियल कंडीशन के अंदर पेशेंट आ जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट डरता है कि मैं दिखाऊं क्यों। वो अपने आप को जो होता है स्टिग्मेटाइज समझता है कि लोग मेरे पे हंसेंगे। लोगों का व्यवहार भी ऐसा होता है कि वो उसको समझ नहीं पाते, उसका मजाक उड़ाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आप उनको पूरा सपोर्ट करें, उनका पूरा सहयोग करें, क्योंकि वो रहेंगे स्वस्थ तो देश रहेगा स्वस्थ। और हमारी देश का जो पूरा इकोनॉमी की जो है, वो हर इंडिविजुअल छोटे से छोटा जो पर्सन जो होता है उस पर डिपेंड करता है। अगर एक आदमी बीमार होता है साइकेट्रिक इलनेस से, तो वो अपने जो होता है उसका प्रॉपर अपना ऑक्यूपेशन नहीं कर पाता वो। तो हमें उनको मेन स्ट्रीम में जोड़ना पड़ेगा, उनको हमें समझना पड़ेगा। तो मेरा ये सभी से निवेदन है कि अवेयरनेस लाएं, स्टिग्मा जो है इस बीमारियों को लेकर वो उसको रिड्यूस करें। और मैं आशा करता हूँ कि एक समय ऐसा आएगा जल्द से जल्द। अभी पिछले कई वर्षों से तो मैंने देखा है कि इन बीमारियों को लोग एक्सेप्ट करने लगे हैं, खुद आके बोलते हैं इनिशियली मेरे को सर ये तकलीफ है, मेरे को डिप्रेशन है सर, मेरे को एंजाइटी है, मेरे को पैनिक है। पहले लोग समझ ही नहीं पाते थे कि क्या सिम्टम्स है और किस बीमारी के हैं। आजकल हमें ये जानकर ये अच्छा लगता है कि पेशेंट अवेयर है कि सर मेरे को ओसीडी हो गया, मेरे को ये बीमारी हो गई। तो इतना अगर अवेयरनेस आई है तो मैं ये आशा करता हूँ कि समय के साथ साथ इन बीमारियों को भी लोग समझेंगे और हम हर एक जो ह्यूमन बीइंग है इस देश के, उसको इन बीमारियों को दूर करने में जो होता है हेल्प करनी होगी। इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, आपने मेरे को सही तरीके से सुना और मेरे को समझा। अगर कोई भी किसी भी तरह की क्वेरी है तो मैं फेसबुक के जो आईडी है MD वसीम, उस पर आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई इश्यूज़ है तो मैं आपको जो होता है मैं आपको वहाँ समझाने में आपकी हेल्प करूँगा। और कोई भी आपका जो है मिथ है इस बीमारी को इनको लेकर तो उसको सही करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।